इस वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक है कि अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है उनके बीच डिफरेंस समझने का विथ एन एग्जांपल एक प्रॉब्लम रहेगा। तो एग्जांपल लेकर हम समझेंगे कि मेन बेसिक डिफरेंस क्या होगा जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स में और जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्वांटम मैकेनिक्स में होंगे उनके बीच मेन डिफरेंस। तो देखते हैं टॉपिक। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल देखेंगे। दीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकल मैकेनिक्स, these are distinguishable because of existence of sharply definable trajectories। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी तो डिस्कस किया है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे, वो साफ साफ नज़र आएंगे। वो दोनों करीब आने पर भी हमें साफ साफ दिखाई देगा कि ये अलग पार्टिकल है, ये अलग पार्टिकल है, वैसा। सो दे आर डिस्टिंग्विशेबल बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ शार्पली डिफाइनेबल ट्रेजेक्टरीज। तो वो खुद के बॉल यानी कि बिलियर्ड बॉल्स अगर हम देखेंगे तो उनके खुद के ट्रेजेक्टरीज होंगे, उनके खुद के पाथ होंगे, साफ साफ हमारे आँखों को नज़र आती है। तो दैट इज़ नथिंग बट डिस्टिंग्विशेबल, तो हम जानते हैं। और अब कंसिडर मॉलिक्यूल्स इन द गैस हैड एनटीपी। तो हमें अब इसको समझने के लिए मॉलिक्यूल्स, गैस लाइक हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, वैसे जो गैस होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जस्ट लाइक ये सोचते हैं कि ये कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन गैस के लिए तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे, क्लोरीन गैस के लिए तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, ऐसा फिलअप हो जाएंगे। कंसिडर मॉलिक्यूल्स इन ए गैस हैड एनटीपी। एनटीपी यानी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो एनटीपी में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में हम गैस मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करनी चाहिए। तो इस एग्जांपल में अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर डेंसिटी इज इक्वल्स टू 10⁻⁵ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब। मॉलिक्यूलर डेंसिटी यानी कि मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, यहाँ पर दिया गया है कि पर मीटर क्यूब, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। मास डेंसिटी तो ये है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, दैट इज़ नथिंग बट मास डेंसिटी। उसी तरह यहाँ पर मॉलिक्यूलर डेंसिटी की यानी कि मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स है। तो अगर हम ये कंटेनर सोचेंगे तो ये यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम सोचते हैं, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स तो एक्चुअली ये कंटेनर पूरा फिल करेंगे, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर एक जगह तो फिलअप होंगे। लेकिन हम यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कंसिडर करेंगे, तो दैट इज़ नथिंग बट यूनिट वॉल्यूम। volume available for each particle is 10⁻⁻25 मीटर क्यूब। तो each particle अगर यूनिट वॉल्यूम में 10⁻25 मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो मॉलिक्यूल कितना स्पेस अवेलेबिलिटी होगा वो ईच पार्टिकल के लिए। अगर हम सोचेंगे तो जस्ट लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो अगर हम 10⁻⁻, इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम कह सकते हैं कि 10⁻25
सॉरी, तो 10⁻25 मॉलिक्यूल्स के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम चाहिए होगा। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, यही तो ये पॉइंट कहता है 10⁻25 मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब। तो इन मॉलिक्यूल को रहने के लिए इतना स्पेस ज़रूरी होगा है। अगर हम 1 मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं तो उसे कितना सेंटीमीटर क्यूब स्पेस बस होनी चाहिए, तो वही है क्वेश्चन मार्क। तो ये तो एक 10⁻25 मॉलिक्यूल्स के लिए 1 मीटर क्यूब स्पेस, तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए कितना स्पेस होगा? इससे तो कम होगा। तो ये हम कैसे जान सकते हैं? अगर इसे x मानते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 10x × 10⁻25 इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1/10⁻5 दैट इज नथिंग बट 10⁻−25। तो वही तो यहाँ पर दिया गया है, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर ईच पार्टिकल 10⁻−25 मीटर क्यूब। ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए इतना स्पेस ज़रूरी होता है, विच इज़ मच मोर लेस दैन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब तो 10⁻25 मॉलिक्यूल्स के लिए है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर रेडियस। तो मॉलिक्यूलर रेडियस तो हमें ये दिया गया है कि 10⁻−10 मीटर्स। तो मॉलिक्यूलर रेडियस इज़ नथिंग बट 1 एंगस्ट्रॉम। मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ होता है वो एंगस्ट्रॉम्स के यूनिट में होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻−10 मीटर्स, एंड इसे हम 10⁻−8 मीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स भी कह सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज़ नथिंग बट 10⁻−10 मीटर्स एंड विच इज़ इक्वल टू 10⁻−8 सेंटीमीटर्स। तो वही तो यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम अगर हम वो मॉलिक्यूल एक स्पीयर की तरह हम सोचते हैं तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नियरली स्पेरिकल फॉर्म में अगर हम सोचेंगे तो उस मॉलिक्यूल को, यानी कि एटम को और मॉलिक्यूल को हम स्पेरिकल फॉर्म में सोचेंगे तो उसका वॉल्यूम तो 4/3 πr³ होता है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होता है वो अगर हम स्पेरिकल फॉर्म में, अगर हम स्पेरिकल शेप में कंसिडर कर लेते हैं तो सपोज, तो उसका वॉल्यूम तो है वो 4/3 πr³ होगा। सो यहाँ पर r³ यानी कि 10⁻−10 होल क्यूब, यानी हमें 10⁻−30 मीटर क्यूब आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो 10⁻−30 है विच इज़ मच मोर लेस दैन 10⁻−25। क्योंकि 10⁻−30 को अगर हम 10⁻5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10⁻−25 आ जाता है, यानी कि ये जो 10⁻−30 है, 10⁻−25 जो है वो 10⁻30 से 10⁻5 टाइम्स ग्रेटर है। तो ये जो वॉल्यूम है विच इज़ लेस दैन दी 10⁻−25। तो यहाँ पर फाइनली हमें क्या पता चलता है कि एज द मॉलिक्यूल इज़ मच स्मॉलर दैन द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर इट। तो ये जो साइज़ है ये मॉलिक्यूल का साइज़ है, ये जो वॉल्यूम है विच इज़ अवेलेबल फॉर ईच मॉलिक्यूल, अभी तो हमने कैलकुलेट किया है इस पॉइंट से। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मॉलिक्यूल का साइज़ इज़ वेरी मच लेस दैन द स्पेस अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल, यानी कि यही है। ये जो स्क्वायर है इतना स्पेस अवेलेबल है मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो है वो इतना ही है, इसका मतलब तो यही है। तो फॉर इट वी कैन आइडेंटिफाई एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। तो अगर इस तरह है तो अगर वो तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत करीब तो नहीं रहेंगे,
अलग अलग तरीके से रहेंगे, अच्छे से साफ साफ दूर दूर हमें नज़र आ जाएंगे। हेंस मॉलिक्यूल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, इसी वजह से क्योंकि वो अलग अलग रहेंगे, स्पेस ज़्यादा है उनके बीच, तो हमें साफ साफ क्लियर से दिखाई देंगे मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल सेपरेट है, ये मॉलिक्यूल सेपरेट है, ये मॉलिक्यूल सेपरेट है, इस तरह हमें साफ साफ नज़र आता है। सो दे आर नथिंग बट डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स। हेंस particles molecules in classical mechanics, identical particles in classical mechanics are distinguishable। तो इस प्रॉब्लम से हमें ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, अब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में तो पार्टिकल इज इंडिस्टिंग्विशेबल। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय ए वेव पैकेट ऑफ फाइनाइट साइज। तो हमें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में बॉल या फुटबॉल जो कुछ भी हो साफ साफ नज़र आ जाता है, तो उसे फुल्ली पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में वेव पैकेट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम एक वेव पैकेट से डिफाइन करेंगे। इसका मतलब तो यही है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल होगा, यहाँ पर कम अवेलेबल होगा, यहाँ पर कम अवेलेबल होगा। तो इस तरह वेव पैकेट की तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे पार्टिकल को बेस्ड ऑन, क्योंकि हिसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वी कैनॉट एग्जैक्टली डिफाइन द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। हम पोजिशन को और मोमेंटम को एग्जैक्टली एक्यूरेटली एट द सेम टाइम डिफाइन नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। तो बेस्ड ऑन दैट तो हम वहाँ पर डेल्टा एक्स तो होगा ही, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो उसकी वजह से हम वेव पैकेट के फॉर्म में डिफाइन करेंगे पार्टिकल को, ना कि बॉल जैसे बॉल को हम डिफाइन करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अनफाइनाइट वेव पैकेट ऑफ फाइनाइट साइज अनस्प्रेड, तो जो वेव पैकेट है उसका फाइनाइट साइज होगा और स्प्रेड होगा। स्प्रेड यानी दिस इज़ नथिंग बट स्प्रेडिंग। यहाँ पर ये भी वेव पैकेट है, यहाँ का स्प्रेडिंग तो कम है, ये भी एक वेव पैकेट है, इसका स्प्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा है उस तरह। सो the wave functions of particles overlap considerably. As a result, the particles cannot be distinguished. तो इस वजह से क्या होता है कि वेव फंक्शंस पार्टिकल्स का, जो ये फर्स्ट पार्टिकल का वेव फंक्शन है, ये दूसरा पार्टिकल का वेव फंक्शन है, तो ये जो वेव फंक्शंस है वो ओवरलैप हो जाएंगे, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गया। तो इस वजह से हम डिस्टिंग्विश, वी कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल है या सेकंड पार्टिकल है, हम क्लियर से क्लैरिटी से कंफर्म से नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इस रीजन में वो ओवरलैप हो गए हैं वेव फंक्शंस। तो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर। तो दैट इज़ नथिंग बट पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसे हम कंसिडर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, इस एग्जाम्पल को लेकर, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेकर इस पॉइंट को समझेंगे अब। सो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, दो मेटल्स में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एग्जांपल लिया गया है, यानी कि मेटल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है दैट इज़ नथिंग करंट, उसमें मेटल में जो है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इतना है 10⁻28 पर मीटर क्यूब, यानी वो जो मेटल है हम ले रहे हैं उसमें 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में हमें 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर मेटल में। ये अगर हम ये एक पर्टिकुलर मेटल सोचेंगे सॉलिड सरफेस मेटल समझेंगे, तो सम सॉर्ट ऑफ मेटल, सोडियम पोटेशियम जो कुछ भी, तो इसके यूनिट वॉल्यूम, सो दिस इज़ यूनिट वॉल्यूम, इस यूनिट वॉल्यूम स्पेस में हमें 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट। नेक्स्ट कि यहाँ पर मेटल हम सोचेंगे तो नेक्स्ट वॉल्यूम अवेलेबल फॉर ईच इलेक्ट्रॉन के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल होगा, अभी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस प्रॉब्लम में। सो 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना वॉल्यूम ज़रूरी होता है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम को, इतना वॉल्यूम बस हो जाता है। उसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना वॉल्यूम बस हो जाएगा,
तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमें x का वैल्यू 1/10⁻28 यानी कि 10⁻28 आ जाएगा, यानी कि स्पेस अवेलेबल फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर ईच इलेक्ट्रॉन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन मोमेंटम फॉर नेक्स्ट। अब अगर हम सोचेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उसका एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट p इज ऑल्सो √2me, दैट इज़ p²/2m इज इक्वल्स टू e, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट करते हैं, पोटेंशियल सराउंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी को ही लेते हैं, तो p इज इक्वल्स टू √2me and 2 into 9.1 into 10⁻⁻31 kg यानी कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, and 1 into 1.6 into 10⁻⁻19 जूल्स, यानी कि यहाँ पर तो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ नथिंग बट 1.6 into 10⁻⁻19 जूल्स होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्शन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट्स है, जूल्स भी एनर्जी का यूनिट्स है, यानी कि वर्क डन। कनेक्ट करेंगे तो ये इस तरह आएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें ये आ जाता है 0.5 into 10⁻⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम इज नथिंग बट mv, मास kg, v वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये आ जाता है फाइनली। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, तो हमें तो पता है कि हिंसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज नियरली इक्वल टू h/2, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू इज h/2। अगर हम 4π को नेगलेक्ट कर देते हैं, h/4π को नेगलेक्ट करते हैं, तो डेल्टा x इज नथिंग बट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, हम क्वांटम मैकेनिक्स में ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन इसी जगह पर होगा, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी के तरह बोलते हैं एग्जैक्टली इसी जगह पर होगा इलेक्ट्रॉन, उस तरह हम नहीं कह सकते 100% श्योर से। वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन उसकी रहने की प्रोबेबिलिटी कम है। हम तो क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी ही यूज़ करेंगे। तो डेल्टा x यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन हमें इस जगह से लेकर इस जगह तक मिल सकता है, ना कि सिर्फ यही जगह नहीं, इस जगह से लेकर इस जगह। तो दैट इज़ नथिंग बट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ नथिंग बट डेल्टा x। डेल्टा x इज इक्वल्स टू h/delta p। अब h का वैल्यू दैट इज़ नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और नेक्स्ट डेल्टा p तो अभी हमें डिराइव किया है, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻24 kg, तो 0.5 10⁻⁻24 kg यहाँ पर हम रखेंगे। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये आ जाता है 1.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम अगर हम इलेक्ट्रॉन एक स्पेरिकल फॉर्म में सोचेंगे तो इलेक्ट्रॉन को, तो दैट इज नथिंग बट 4/3 πr³, यानी कि इसका क्यूब, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस जगह से लेकर इस जगह तक होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका स्पेस, दैट इज़ नथिंग बट डेल्टा x होल क्यूब 4/3 πr³ r³ की जगह डेल्टा x होल क्यूब करेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट 10⁻⁻9 होल क्यूब नियरली। तो 10⁻⁻9 होल क्यूब इज नथिंग बट 10⁻⁻27। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो फाइनली ये जो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, ये इस 10⁻⁻28 से ज़्यादा है। दिस इज़ द स्पेस अवेलेबल फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, स्टार्टिंग में हमने देखा है। तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर ईच इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻28, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को अवेलेबल वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम अवेलेबल हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इतना वॉल्यूम तक ऑक्यूपाई कर सकता है, क्योंकि डेल्टा x बेस्ड ऑन इट्स अनसर्टेनिटी, यानी कि 10⁻⁻28 इंटू 10 अगर हम करेंगे तो हमें 10⁻⁻27 आ जाता है, यानी कि 10 टाइम्स ग्रेटर है, यानी कि
space occupied by the electron is 10 times greater than space available to it. इलेक्ट्रॉन को जो स्पेस चाहिए वो वॉल्यूम 10 टाइम्स उससे जो स्पेस अवेलेबल हो रहा है 10 टाइम्स ग्रेटर है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को जितनी जगह चाहिए वो जगह जो है वो 10 टाइम्स ग्रेटर दैन उसे जो मिल रही है। इलेक्ट्रॉन को कम जगह मिल रही है रहने के लिए, लेकिन वो तो ज़्यादा स्पेस एक्सपेक्ट कर रहा है। जस्ट लाइक कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, जस्ट लाइक अगर हम हमारे ह्यूमंस में कंसिडर करें तो हमें तो एक पर्टिकुलर किट को बहुत बड़ी रूम चाहिए, लेकिन उसे छोटी ही रूम मिला है। यहाँ पर भी वही हो रहा है। वो जो इलेक्ट्रॉन को जो स्पेस मिल रहा है वो कम स्पेस मिल रहा है। तो अगर हम सोचेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को इतना स्पेस चाहिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को भी इतना ही स्पेस चाहिए, लेकिन उसे कम स्पेस अवेलेबल हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, बिकॉज करीब आने लगेंगे कम स्पेस। यानी कि एक रूम में ज़्यादा बच्चों को भर देने का, एक रूम 10 किड्स को अफोर्ड कर सकता है। एक रूम में हम 10 किड्स को रख सकते हैं, लेकिन अगर हम 15 किड्स को लाएंगे तो क्या होगा, तो करीब आने लगेंगे, कंजस्टेड से रहेगा, तो स्पेस भी कम रहेगा। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसा करीब आने लगेंगे, क्योंकि उनका वेव फंक्शन फॉर्म जो है वो एग्जैक्टली एक ही पोजीशन में रहेंगे। हम तो इस तरह तो हम नहीं कह सकते हैं, उनका तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, तो उनका वेव नेचर है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि ये वेव, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वेव, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का वेव, दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, सुपरपोज हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें क्लियर से नहीं पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन सा सेकेंड इलेक्ट्रॉन है। हम दोनों के बीच डिस्टिंग्विशन नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट comparing the volume of the conduction electron to the volume available to it। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का जो वॉल्यूम है, तो उससे हम उसकी जगह अवेलेबिलिटी है जो है इसे कंपेयर करें तो वी कैन से द इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ओवरलैप कंसिडरेबली। तो वेव फंक्शंस ओवरलैप हो जाते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट की तरह देख नहीं सकेंगे, हेंस दे आर इंडिस्टिंग्विशेबल। तो इसी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल्स है वो इंडिस्टिंग्विशेबल है, हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इंडिस्टिंग्विशेबल। तो यही है टॉपिक। तो थैंक यू।